नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रेड थियरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का ट्रेड थियरी। इसमें हम लोग 3 मॉड्यूल पढ़ चुके थे। हमारा जो पिछला मॉड्यूल था सेल और बैटरी के बारे में था। ठीक है, आज मेरा नया मॉड्यूल चालू होगा, चौथा मॉड्यूल, जिसका नाम होगा एसी और डीसी मापन यंत्र, है ना। बेसिक कार्यशाला है, बेसिक वर्कशॉप अभ्यास, है ना। इसमें हम लोग मापक यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, जो डीसी और एसी प्रकार के मापक यंत्र होते हैं, है ना। उसके बाद इसमें हम लोग ऑसिलोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी क्या है, एक मापक यंत्र है। तो इसमें ये हमारा मॉड्यूल हो गया, मॉड्यूल 4 इसको बोलेंगे हम लोग, है ना, मॉड्यूल 4। तो मॉड्यूल 4 का नाम है एसी और डीसी मापक यंत्र, बेसिक वर्कशॉप अभ्यास। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो है हमारा मापक यंत्रों के प्रकार, है ना। पहला जो चैप्टर मान सकते हैं हमारा मापक यंत्र उपकरणों के प्रकार, उपयोग और विशेषताएं, टाइप ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, यूज एंड फीचर। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। बोल रहा है कि विद्युत के साथ काम करने और विद्युत उपकरणों की सर्विसिंग के लिए यथार्थ मापन की आवश्यकता होती है। विद्युत मापन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे प्रचलित उपकरणों को मीटर कहा जाता है ना। यदि आप विद्युत के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई मेंटेनेंस का कार्य कर रहे हैं विद्युत का, या उसका उपकरण का सर्विसिंग कर रहे हैं, है ना, तो उसके यथार्थ मापन की क्या हमको आवश्यकता पड़ती है। और विद्युत मापन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो सबसे प्रचलित उपकरण है उनको क्या कहा जाता है, मीटर, है ना। मीटर कहते हैं या विद्युत मीटर कहते हैं। मीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग मूल विद्युत मात्रा जैसे धारा, विभवांतर और प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। मीटर क्या होता है, एक उपकरण होता है जिसका उपयोग हम लोग मूल विद्युत मात्रा को मापने में करते हैं। अब विद्युत मात्राएं कौन कौन सी हैं, जैसे उसमें धारा हो गया, उसमें वोल्टेज हो गया, या विभवांतर हो गया और प्रतिरोध हो गया। इन प्रकार की राशियों को मापने के लिए हम लोग मीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है मीटर का सही चयन और उचित उपयोग ही शुद्ध पाठ्यांक दे सकता है ना। अगर सही मीटर का हम चयन करते हैं और उसका उपयोग करने का उचित तरीका अपनाते हैं तो उससे हमको क्या, शुद्ध पाठ्यांक हमको मिलता है मीटर का। आगे बोल रहा है सभी मीटरों में एक बात समान होती है, उनमें एक आंतरिक मानक होता है जिससे सभी मापित मानों की तुलना की जाती है ना। जितने भी मीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका एक बात उसमें समान होती है, क्या कि उसमें एक आंतरिक मानक होता है, यानी उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका एक मानक होता है। उस मानक के आधार पर हम जो भी राशि उसमें देते हैं उसकी हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। जो भी माप हमको मापना है उस मापने वाली राशि की मात्रा की हम लोग क्या करते हैं, इससे तुलना करते हैं, तब हमको वैल्यू दिखाई देता है। इस संबंध में एक विद्युत मीटर एक यांत्रिक तराजू की तरह है जो एक अज्ञात द्रव्यमान की तुलना एक मानक द्रव्यमान से कराता है ना। तो ये जो भी विद्युत मीटर है इसको हम यांत्रिक तराजू बोल सकते हैं, है ना, जो किसी भी अज्ञात वैल्यू को किसी ज्ञात वैल्यू से क्या करता है, उसका मापन करता है या उसकी तुलना करता है। आगे इस पाठ में चर्चा किए गए मीटर एक चुंबकीय बल का उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा वोल्टेज का उपयोग करते हैं। फिर यह इस बल की इस तुलना स्प्रिंग द्वारा लगाए गए काउंटर बल से करता है ना। इस पाठ में जो भी जो भी मीटर चर्चा किए गए हैं वो किस पर, है ना, वो विद्युत चुंबकीय बल पर कार्य करता है। और उस विद्युत चुंबकीय बल उस चुंबकीय बल को उत्पन्न कराने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज या करंट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब चुंबकीय बल उत्पन्न होता है और यह बल क्या, इस बल की तुलना हम लोग स्प्रिंग द्वारा लगाए गए काउंटर बल से कराया जाता है ना। तो उसी के हिसाब से क्या हमको मिलता है, जो भी राशि मापा जाता है उसका हम लोग वैल्यू निकाल पाते हैं। ठीक है, यानी एक इसमें कुछ ऐसा सिस्टम होता है जिससे चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, उस बल को काउंटर करने के लिए स्प्रिंग का बल लगाया जाता है। तो इन दोनों के बल को जब काउंटर किया जाता है तो भी हमारा वैल्यू क्या होता है, शो होता है, क्योंकि जो भी चुंबकीय बल उत्पन्न हो रहा है वो अप्लाई किए गए करंट या वोल्टेज के बराबर हिसाब से होता है ना। तो जिस हिसाब से हमारा वोल्टेज और इसमें करंट आता है उस हिसाब से उसमें चुंबकीय बल बनता है और उसका विरोध करता है इसके द्वारा लगाए गए जो स्प्रिंग होते हैं उसके द्वारा लगाया गया काउंटर बल जो होता है उसका विरोध करता है। और बोल रहा है कि इन बलों का परिणाम एक सूचक को चलाता है जो मीटर के डायल पर अंशांकित स्केल पर मीटर पर लागू वोल्टेज धारा के मान को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
तो अब इन बल का जो भी परिणाम आता है, जो भी रिजल्टेंट आता है, उसको एक सूचक चलाता है जो मीटर के अंशांकन पर घूमता है। ठीक है, जो भी मीटर है उसके पैनल पर क्या होता है, कुछ वैल्यू दिखाए गए होते हैं। ठीक है, तो जो सूचक होता है, जो हमारा पॉइंटर होता है, उस पर क्या करता है, स्केल पर घूमता है और मीटर पर लागू किए गए वोल्टेज और करंट के हिसाब से क्या होता है, वो वैल्यू दिखाता है। ठीक है, ये पूरा क्या हुआ, एक ओवरव्यू हो गया कि हमारा मीटर काम कैसे करता है। अब इसके अंदर इसके मेथड को समझेंगे, है ना, कि किस मेथड के उपयोग से हम लोग इसका मीटर का काम कराया जाता है। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक बनेगा यहाँ पे डी आर्सेनवाल मूवमेंट, है ना। एक मूवमेंट है जो मीटर के अंदर होता है, उसका नाम दिया गया है डी आर्सेनवाल मूवमेंट। बोल रहा है कि सभी मीटर में किसी न किसी प्रकार का संकेतक यंत्र होता है जिनके पास सूचक या सुई होती है जो एक निश्चित स्केल पर चलती है। वे डी आर्सोनवल मूवमेंट क्रियाविधि पर आधारित होती है ना। तो एक क्रियाविधि है जिसका नाम है डी आर्सोनवाल मूवमेंट, है ना। ये एक प्रकार के क्या थे, वैज्ञानिक थे। इन्होंने, हाँ, इसका नाम बोल रहा है कि डी आर्सेनवाल डेप्रेज द्वारा इसके आविष्कार के नाम पर रखा गया है। ठीक है, डी आर्सेनवाल मूवमेंट एक सिद्धांत मोटर के समान है। यह एक धारावाहक चालक में आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के बल का उपयोग करता है। इस मूवमेंट का सिद्धांत एक अस्थायी चुंबक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर के समान है। ठीक है, तो बोल रहा है कि जितने भी मीटर हैं सब में क्या एक संकेतक यंत्र होता है जिनके पास क्या होती है, एक सूचक सुई होती है जो क्या करती है, अंशांकन पर हमारी घूमती है या निश्चित स्केल पर चलती है। वे सभी क्या होते हैं, डी आर्सेनवाल मूवमेंट क्रिया पर आधारित होते हैं। अब डी आर्सेनवाल मूवमेंट क्या है, एक डी आर्सेनवाल डिपर्ज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आविष्कार किया था इसके मूवमेंट के बारे में। इन्हीं के नाम पर क्या पड़ा हुआ है, इसका नाम पड़ा है। अब बोल रहा है कि डी आर्सोनवाल जो मूवमेंट का सिद्धांत है वो एक मोटर के समान होता है। ठीक है, जैसे मोटर में क्या होता है, जब भी हम क्या देते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, तो क्या होता है, हमारा मोटर घूमने लगता है, उसी के सिद्धांत पर आधारित होता है। बोला है कि यह एक धारावाहक चालक में आरोपित चुंबकीय क्षेत्र के बल का उपयोग करता है। ठीक, और बोला है कि इस मूवमेंट का सिद्धांत एक अस्थायी चुंबक प्रकार की इलेक्ट्रिक मोटर के समान है। जो परमानेंट मैग्नेट टाइप का हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका मूवमेंट इसी के समान होता है। ठीक है, या उसी इलेक्ट्रिक मोटर के सिद्धांत पर ही ये भी सिद्धांत हमारा कार्य करता है। अब बोल रहा है कि आगे सभी डी आर्सेनवाल मीटर मूवमेंट में संकेतक की गति के लिए धारा और एक चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है ना। तो जो भी डी आर्सेनवाल मूवमेंट वाले में संकेतक की गति, जो हमारा पॉइंटर है उसकी गति के लिए क्या क्या जरूरी होता है, धारा और चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। बोला है कि कुछ मीटर में अस्थायी चुंबक होते हैं जो पॉइंटर मूवमेंट के लिए धारा के साथ कार्य करते हैं, है ना। हाँ, तो कुछ मीटर में क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है हमारा, है ना, जो क्या करता है, जो भी हमारा पॉइंटर घूमता है उसके साथ और धारा के साथ मिलकर क्या करता है, काम करता है। आगे इस तरह के प्रकारों को अस्थायी चुंबक मूविंग क्वाइल, इंग्लिश में बोलते हैं पीएमएमसी मीटर के रूप में जाना जाता है। ऐसे मीटर, है ना, जिसका जो हमारा घूमने वाला होता है वो अगर परमानेंट मैग्नेट से बना होता है तो उसको क्या बोला जाता है, अस्थायी चुंबकीय मूविंग क्वाइल या परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल के रूप में उसको जाना जाता है। आगे है, अन्य प्रकार में कोई अस्थायी चुंबक नहीं होता है। इसके बजाय उसके पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए धारावाहक कुंडलियां होती हैं जिन्हें मूविंग आयरन टाइप कहा जाता है ना। तो अन्य प्रकार की भी क्या होते हैं, मीटर होते हैं, लेकिन उसमें क्या अस्थायी चुंबक नहीं होता है। अस्थायी चुंबक के बजाय उनके पास क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले धारावाहक कुंडलियां होती हैं, है ना। इन्हें क्या बोला जाता है, मूविंग आयरन टाइप का जो मीटर कहा जाता है। तो यहाँ से दो टाइप के मीटर हमारे निकलते हैं, एक अस्थायी चुंबक का और दूसरा निकलता है हमारा मूविंग आयरन टाइप का। तो दो टाइप के हमारे मीटर निकलते हैं। आगे बोल रहा है डी आर्सोनवाल मूवमेंट में एक अस्थायी चुंबक और एक मूविंग कॉइल होता है जिसे परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल या गैल्वेनोमीटर संक्षिप्त रूप से में कहा जाता है।
हाँ, यह संक्षिप्त रूप में पीएमएमसी कहा जाता है। अब बोला है गैल्वेनोमीटर शब्द एक संवेदनशील करंट डिटेक्शन डिवाइस को क्या करता है, संदर्भित करता है। अब चित्र 1 में दिखाया गया है हमारा, है ना, ऐसे गैल्वेनोमीटर के आवश्यक भागों को दर्शाया गया है। तो चित्र हम 1 देखेंगे, है ना। चित्र 1 क्या है, पूरा हमारा डी आर्सनवाल मेथड, मूवमेंट मेथड पर क्या किया गया है, दिखाया गया है, यानी उसके पार्ट्स के बारे में दिखाया गया कि हमारा जो एक मीटर होता है वो कैसे काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग चित्र में देखेंगे कि डी आर्सनवाल मेथड में क्या उसका पार्ट्स दिखाया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। चित्र में बोल रहा है कि कुंडली एक सॉफ्ट में रखी गई है जो ज्वेल बियरिंग के बीच घूमता है ना। सॉफ्ट स्टील कोर एक अस्थायी चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों के बीच कुल एयर गैप को क्या करता है, कम करता है ना। तो बोल रहा है कि कुंडली एक सॉफ्ट पर रखी गई है, जो भी हमारी कॉइल है किस पे रखी गई है, एक सॉफ्ट पर रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा कॉइल दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा कॉइल है और ये कहाँ पे रखा गया है, एक सॉफ्ट पर रखा गया है। ठीक है, किस पे रखा गया है, एक सॉफ्ट पर रखा गया है। ये जो बड़ी सी रॉड जैसी संरचना, ये क्या है, हमारी सॉफ्ट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हाँ, सॉफ्ट पर रखी गई है जो ज्वेल बियरिंग के बीच में घूमता है। यहाँ पर है क्या, हमारा जो ये जो हमारा सॉफ्ट होगा, यहाँ पे एक बियरिंग लगा के रखी जाती है। ठीक है, ऊपर में भी और नीचे में भी। ठीक है, तो सॉफ्ट को क्या बियरिंग में लगाकर रखा जाता है। हाँ, तो सॉफ्ट को क्या करते हैं हम लोग, बियरिंग में लगाकर रखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि जो ये कॉइल है और जो पूरा हमारा सॉफ्ट वाला सिस्टम है, इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, एक अस्थायी चुंबक के जो चुंबकीय ध्रुव होते हैं उनके बीच में हम रखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2 चुंबकीय ध्रुव हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे 2 चुंबकीय ध्रुव हैं, एक ध्रुव इधर है, दूसरा ध्रुव ये वाला है हमारा। ठीक है, तो क्या है, 2 हमारे चुंबकीय ध्रुव हैं, इन ध्रुवों के बीच में क्या रखा गया है, कॉइल रखी गई है। और कॉइल जो है वो शाफ्ट के माध्यम से जुड़ी है, और जो हमारा शाफ्ट है वो 2 बियरिंग के बीच में क्या होता है, घूमता है। ठीक है, जब तक बियरिंग नहीं लगाएंगे तब तक हमारा शाफ्ट नहीं घूमेगा आसानी से। हाँ, तो क्या करता है, यहाँ पे जो एयर गैप होता है, यानी चुंबक के और कोर के बीच में, वो उसको क्या कर रखते हैं हम लोग, एकदम कम रखते हैं, है ना, यानी गैप उसके अंदर कम होना चाहिए। आगे है, कुंडली ऊपरी और निचले नियंत्रण स्प्रिंग की यथार्थता से विचलन के लिए अवस्थित है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जो भी हमारी क्या है, सॉफ्ट है हमारा, इसको हम लोग क्या इसमें क्या लगाते हैं, 2 बियरिंग लगाकर रखते हैं। ठीक है, बियरिंग नहीं, 2 हमारा स्प्रिंग लगा के रखा जाता है, जो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, इसकी गति को क्या करेगा, हमारा विचलन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। आगे है, कुंडली से और उससे धारा प्रवाहित करने के लिए स्प्रिंग चालक के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कॉइल में करंट देना है, तो हम कहाँ, स्प्रिंग के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें करंट दे सकते हैं। आगे बोल रहा है कि कुंडल से संयोजित एक हल्का वजन सूचक इंगित करता है कि कुंडली कितनी दूर घूम गई है। अब इस हमारे सॉफ्ट के साथ, है ना, या कॉइल के साथ हमारा क्या लगा हुआ है, एक पॉइंटर लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा है, पॉइंटर लगा है। अब जिस हिसाब से हमारा कॉइल घूमता है, सॉफ्ट घूमती है, उसी हिसाब से हमारा पॉइंटर भी घूमता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, पॉइंटर हमारा क्या है, सूचक है, जो ये दिखाता है कि हमारा जो भी कॉइल है कितना घूमी है। अब स्केल पर संकेतक की स्थिति कुंडली के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा की मात्रा को बताती है। ठीक है, तो इस संकेतक जो है वो स्केल पर क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज लिखे होते हैं, है ना। और कुंडली के माध्यम से जो भी करंट प्रवाहित होता है, या जितनी मात्रा की करंट प्रवाहित होती है, उसी हिसाब से इसमें चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और उसी हिसाब से हमारा जो पॉइंटर होता है क्या होता है, घूमता है। तो जो भी इसमें कॉइल में धारा प्रवाहित हो रही है, कितनी मात्रा की धारा प्रवाहित हो रही है, उसकी मात्रा को कौन बताता है, हमारा पॉइंटर बताता है। ठीक है, जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम जब इसमें पावर सप्लाई देते हैं, तो कॉइल में क्या होता है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र यहाँ होता है, तो दोनों क्षेत्र क्या होते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, एक फिर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। जब फोर्स लगाते हैं तो हमारा सॉफ्ट घूमता है, सॉफ्ट से जुड़ा हुआ हमारा ये पॉइंटर भी घूमता है। और इसके स्पीड को काउंटर करने के लिए हमारे पास 2 स्प्रिंग होते हैं, एक अपर स्प्रिंग और दूसरा लोअर स्प्रिंग। ठीक है, तो इसके स्पीड को क्या करता है, स्प्रिंग हमारा कंट्रोल करता है, और जब पावर सप्लाई हटाते हैं तो वापस से क्या होता है, इसको ओरिजिनल पोजीशन पर लाता है। तो ये काम करता है हमारा डी आर्सेनवाल मूवमेंट मेथड है। इसी सिद्धांत पर हमारे सारे जो मीटर होते हैं वो काम करते हैं।
अब चाहे वो अस्थाई मैग्नेट का हो, चाहे वो अलग से मैग्नेट दिया गया हो, या मूविंग आयरन टाइप का हो, तो इस तरह से हमारा क्या होता है, जो भी मीटर है उसका इंटरनल फंक्शन काम करता है। इस चित्र को देख लीजिएगा अच्छे से, है ना, यहाँ पे पूरा फंक्शन दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग अपने नोट्स में बना भी सकते हैं, है ना। आगे है हमारा पीएमएमसी टाइप मीटर मूवमेंट का संचालन का सिद्धांत, है ना। क्या बोल रहा है, पीएमएमसी टाइप का मीटर जो है उसके मूवमेंट कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। बोला है जब कॉइल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो कंट्रोल स्प्रिंग का टेंशन कॉइल के पोल फेस के बीच की स्थिति में रखता है। इस स्थिति को शून्य स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। बोला कि जब कॉइल में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है तो जो हमारा कंट्रोल स्प्रिंग का टेंशन है ना, का टेंशन कॉइल को पोल फेस के बीच में रखता है, बीच की स्थिति में रखता है। ठीक है, जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है तो जो स्प्रिंग होता है वो हमारा इसको कॉइल को क्या करता है, बीच की स्थिति में रखता है। इस स्थिति को शून्य स्थिति के रूप में जाना जाता है जब उसमें करंट नहीं प्रवाहित किया जाता है। किसमें, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल वाले में। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, जब कुंडली में धारा प्रवाहित होती है अस्थायी चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बल धारावाही कुंडली के पर बल आघूर्ण लगाता है और उसे घुमाता है। संकेतक दक्षिणावर्त दिशा में चलता है और स्प्रिंग इस गति को नियंत्रण या विरोध करते हैं, है ना। अब बोला है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, कुंडली में करंट को प्रवाहित देते हैं या करंट को देते हैं किसमें, कॉइल में, तो अस्थायी चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र से बल, है ना, धारावाही कुंडली पर बल आघूर्ण लगाता है। जो भी हमारा धारावाही कुंडली है ना, जो भी हमारा कॉइल है जिसमें करंट जा रहा है उस पर क्या करता है, एक बल लगता है या एक टॉर्क लगता है और क्या करता है, उस कॉइल को क्या कर देता है, घुमा देता है। क्योंकि दो मैग्नेट बने हैं, एक तो हमारा परमानेंट मैग्नेट है ना, इसके कारण क्या है, कुछ चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ क्रिएट हुआ है, और दूसरा जैसे ही हम करंट देते हैं कॉइल में कुंडली में तो कुंडली में भी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसके कारण जो परमानेंट मैग्नेट है उसका जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या करता है, इस कॉइल पर हमारा एक बल आघूर्ण लगाता है, एक टॉर्क लगाता है, और उसके कारण उस टॉर्क के कारण क्या होता है, हमारा जो कॉइल होता है वो घूम जाता है। अब कॉइल के साथ हमारा पॉइंटर लगा हुआ होता है ना, जिससे क्या होता है कि पॉइंटर भी हमारा संकेतक भी क्या होता है, घूम जाता है, और इस संकेतक की जो गति होती है, जो कॉइल की गति होती है, इस गति को हम लोग स्प्रिंग के मेथड से कंट्रोल करते हैं, है ना, या इसकी गति को नियंत्रित करता है या विरोध भी करता है। आगे है चुंबकीय क्षेत्र चल कुंडली पर टॉर्क लगाता है जिससे वह घूमता है ना। जो भी हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, जो भी परमानेंट मैग्नेट से बना हुआ चुंबकीय क्षेत्र है, वो चल कुंडली पर क्या लगाता है, एक बल लगाता है या टॉर्क लगाता है जब उसमें धारा दी जाती है, जिससे क्या होता है, वो कॉइल हमारा घूमता है। संकेतक तब उस स्केल पर एक गैर शून्य मान पर स्थिर हो जाता है जहां धारा द्वारा उत्पन्न टॉर्क और स्प्रिंग का प्रतिरोध बल बराबर हो जाता है ना। तो अब कॉइल के साथ में मेरा क्या लगा हुआ है, संकेतक भी लगा हुआ है, मेरा पॉइंटर भी लगा है ना। तो मेरा पॉइंटर क्या होता है, जब टॉर्क लगने से कॉइल हमारा घूमता है तो कॉइल के साथ पॉइंटर लगा है तो पॉइंटर भी हमारा घूम जाता है और एक गैर शून्य मान पर क्या होता है, स्थिर हो जाता है। और कहां पर स्थिर होता है, जहां पर धारा द्वारा उत्पन्न टॉर्क और स्प्रिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बल बराबर हो जाता है। ठीक है, तो धारा के द्वारा जो भी हमारा टॉर्क उत्पन्न होता है, यानी जितना भी हमने करंट दिया है उस हिसाब से जो भी हमारा टॉर्क या जो बल उत्पन्न होता है, और स्प्रिंग जो बल लगाता है, क्योंकि जब पॉइंटर हमारा घूम रहा होता है तो स्प्रिंग क्या करती है, उसको कंट्रोल करती है। तो स्प्रिंग का बल और धारा के द्वारा उत्पन्न किया गया जो टॉर्क होता है, जहां पर बराबर होता है, पॉइंटर हमारा वहीं पर स्थिर हो जाता है। आगे बोल रहा है कि अस्थायी चुंबक के कारण कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता स्थिर रहती है। बोला कि अब परमानेंट मैग्नेट टाइप का है तो परमानेंट मैग्नेट के कारण जो भी कॉइल है हमारा उसके चारों ओर क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है, ज्यादा स्थिर रहती है। इसलिए विक्षेपक बल गतिमान कुंडली के माध्यम से धारा के सीधे अनुपातिक होता है। आगे है ये स्थितियां मान को सीधे पढ़ने के लिए उपकरण के स्केल को कैलिब्रेट करना संभव करती है। ठीक है, तो बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता के कारण होता है ना, प्रबलता स्थिर होती है, इसलिए क्या है, विक्षेपक बल गतिमान कुंडली के माध्यम से
धारा के सीधे अनुपातिक होता है। जो भी विक्षेपक बल होता है या उसको घुमाने वाला जो भी फोर्स होता है वो क्या होता है, जो भी कुंडली के माध्यम से बहने वाली जो धारा है वो क्या उसके सीधे अनुपातिक होता है। आगे बोल रहा है ये स्थितियां जो होती हैं वो माप मान को सीधे पढ़ने के लिए क्या उपकरण के स्केल को कैलिब्रेट करना क्या होता है, संभव हो जाता है। आगे बोल रहा है कि गतिमान कुंडली है ना, क्या बोल रहा है, गतिमान, हाँ, गतिमान कुंडली न्यूनतम घर्षण के साथ विक्षेपित हो नियत करने के लिए गतिमान कुंडल के शाफ्ट के दोनों सिरों पर एक बिंदु पर टेप किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब जो है बोल रहा है कि जो भी हमारी गतिमान कुंडली है एक किससे जुड़ी हुई है, एक शाफ्ट से जुड़ी होती है। यहाँ पे दिख रहा है एक शाफ्ट जैसी संरचना है हमारी, जिससे क्या है हमारा गतिमान कुंडली उससे जुड़ा हुआ है। अब बोल रहा है कि ये गतिमान कुंडली न्यूनतम घर्षण के साथ विक्षेपित हो, यानी इसका घुमाव में कोई घर्षण ना उत्पन्न हो। इसको नियत करने के लिए कुंडली का जो शाफ्ट है हमारा, यहाँ पे शाफ्ट है, तो शाफ्ट के दोनों सिरों पर क्या नुकीला बनाया जाता है। यहाँ पे चित्र में दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। तो चित्र में क्या है हमारा, देखो नुकीला पार्ट है, नीचे भी हमारा नुकीला पार्ट है, जो भी हमारा सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट को क्या बनाया जाता है, नुकीला बनाया जाता है ना, या एक बिंदु पर क्या करते हैं इसको टेप करते हैं, या एक बिंदु पर क्या करते हैं इसको स्थापित करते हैं। आगे है नुकीले सिरे अत्यधिक पॉलिश किए गए ज्वेल बेयरिंग में स्थिर होते हैं। जो भी हमारा ये नुकीला सिरा है सॉफ्ट का, ये कहाँ होता है स्थिर, एक बियरिंग होती है वहां पर क्या होती है हमारी स्थिर होती है। ठीक है, बोल रहा है कि पतला सिरा उपकरण की सटीकता को बनाए रखने के लिए सॉफ्ट को ठीक स्थिति में रखता है। मान इसको पतला क्यों किया जाता है, पतला इसलिए करते हैं कि इससे क्या होता है हमारा हमारा क्या होता है कि इसकी सटीकता को बनाए रखता है, और जो हमारा सॉफ्ट है उसको ठीक स्थिति में रखता है। आगे है बियरिंग घिसाव को कम करता है। इससे क्या होता है हमारा, इसके पतला होने से एक फायदा और है कि हमारा जो बियरिंग का घिसाव होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। और इसके अलावा क्या फायदा होता है, संपर्क क्षेत्र छोटा, संपर्क का छोटा क्षेत्र घर्षण के कारण होने वाले टॉर्क को बहुत कम करता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है हमारा नुकीला है, अगर ये नुकीला की जगह हमारा एकदम चौड़ा होता तो क्या होता, इससे क्या होता कि इसका जो संपर्क क्षेत्र अधिक होता है तो घर्षण ज्यादा होता। तो अभी क्या है संपर्क क्षेत्र छोटा है, तो इसके कारण होने वाला घर्षण क्या होता है, कम होता है, जिससे हमारा जो टॉर्क होता है या घर्षण के कारण जो भी हमारा बल लगता है वो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। जिससे फायदा क्या होता है, मीटर धारा में किसी भी बदलाव के लिए तेजी से प्रतिक्रिया करता है ना। इन सब चीजों के कारण क्या होता है, फायदा ये होता है कि मीटर में जैसे ही धारा में कोई चेंजेस आता है तो हमारा जो मीटर है तेजी से क्या होता है अपनी प्रतिक्रिया को चेंज करता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इसके सॉफ्ट को हम लोग ज्वेल बियरिंग में रखते हैं और इसके सॉफ्ट के किनारों को क्या करते हैं, नुकीला बनाकर रखते हैं, जिससे हमारा संपर्क क्षेत्र कम हो जाएगा। इससे जो घर्षण के कारण जो बल उत्पन्न होता है वो भी हमारा कम लगेगा। और मीटर हमारा किसी भी धारा में कोई सा भी परिवर्तन होता है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, उस परिवर्तन के कारण होने वाली प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, एकदम तत्पर रहता है, यानी आसानी से प्रतिक्रिया करता है। तो ये हमारा क्या है, परमानेंट टाइप का मूविंग कॉइल है। ठीक है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है एक बार देख लेते हैं यहाँ पे चित्र में। यहाँ पे क्या, ये हमारा मूविंग कॉइल है। ठीक है, मूविंग क्या है, कॉइल है, इसका फ्रेम है ये, इसको हम लोग कहाँ परमानेंट मैग्नेट में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहीं परमानेंट मैग्नेट होगा उसमें रखते हैं। अब इस मूविंग कॉइल को हम लोग एक सॉफ्ट से रखते हैं, सॉफ्ट का दोनों सिरा हम लोग नुकीला बनाते हैं, है ना। नुकीला बनाने का कारण अभी हम लोग देख चुके थे, इसको ज्वेल बियरिंग में रखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग लगाकर रखते हैं। क्या लगाते हैं, स्प्रिंग। अब स्प्रिंग के माध्यम से हम लोग करंट भी देते हैं, और स्प्रिंग क्या करता है हमारा, जो भी हमारा एक मूविंग कॉइल होता है, जो भी हमारा घूमने वाली कॉइल होती है, इसकी स्पीड को क्या करता है, वो मैनेज करता है। ठीक है, तो इसकी स्पीड को मैनेज करने के लिए हम लोग ये लगाते हैं। तो ये है हमारा पूरा मूविंग कॉइल वाला। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का जो क्या है ये स्ट्रक्चर है, इसको पूरा देख लेना। आगे हमारा मूविंग कॉइल टाइप मीटर में डैम्पिंग। ठीक है, बोला है कि मूविंग कॉइल टाइप मीटर में डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होता है, जो हमारा पॉइंटर होता है यानी घूम रहा होता है, उसकी स्पीड को कम करने के लिए क्या डैम्पिंग सिस्टम लगाया जाता है। बोल रहा है कि डैम्पिंग का अर्थ है कॉइल के स्विंग को नियंत्रित करना, ताकि पॉइंटर अपनी अंतिम स्थिति में जल्दी से स्थिर हो सके, है ना। तो बोला है कि डैम्पिंग का क्या मतलब होता है कि कॉइल के स्विंग को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, इसको डैम्पिंग बोला जाता है, ताकि पॉइंटर अपनी अंतिम स्थिति में क्या हो, जल्दी से जल्दी स्थिर हो सके। मान लीजिए कभी आपने एनालॉग मीटर देखा होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम उस पर धारा अप्लाई करते हैं तो हमारा मीटर क्या होता है, घूमता है, और घूमने के बाद पॉइंट पर स्थिर होने से पहले थोड़ी देर घूमता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे स्थिर होता है।
ठीक है। तो उसको स्थिर करने के लिए हमारा कौन सा चीज काम करता है, डैम्पिंग काम करता है, ठीक है। डैम्पिंग भी 2-3 प्रकार का होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो डैम्पिंग क्या करता है, इसके जो स्थिरता को क्या करता है, एकदम से बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। नहीं तो मीटर हमारा घूम रहा है, मान लीजिए हमने सप्लाई दिया तो मीटर हमारा घूम के यहाँ पहुंचा और उसका जो पॉइंटर है वो ऐसे ऐसे कुछ देर घूमता रहता है, उसके बाद क्या होता है, पॉइंटर हमारा स्थिर हो जाता है, ठीक है। तो उसको स्थिर करने में जो भी मदद करता है वो चीज होती है हमारी डैम्पिंग होती है ना, यानी जल्दी से उसको स्थिर कराता है। अवमंदन के बिना कुंडली, हाँ, अवमंदन के बिना कुंडली से जुड़ा हुआ सूचक विरामावस्था में आने से पहले आगे पीछे घूमता है, ठीक है। जो भी हमारा सूचक है वो विरामावस्था में आने से पहले क्या होता है, ऐसे आगे पीछे घूमता है। ऐसे में मीटर पाठ्यांक लेने के लिए स्विंग बंद होने तक का इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। तो जब तक हमारा उसका पॉइंटर का स्विंग बंद नहीं होगा, घूमना बंद नहीं होगा, तब तक हम क्या करते हैं, उसकी रीडिंग को नहीं ले सकते हैं, उसका हम लोग इंतजार करते हैं। आगे अस्थायी चुंबक मूविंग कॉइल, मीटर में मूविंग कॉइल एक एल्युमिनियम फ्रेम से लिपटा होता है, ठीक है, जैसा कि चित्र 3 में दिखाया गया है ना। यह फ्रेम कॉइल बाइंडिंग को सपोर्ट करने के अलावा बोबिन उपकरण की डैम्पिंग का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। तो नीचे में चित्र 1.3 है, वहां पे क्या डैम्पिंग को दिखाया गया है। चलो हम लोग देख लेते हैं चित्र नीचे में क्या है। ये देखो, ये हमारा पॉइंटर है घूमने वाला, ठीक है। पॉइंटर घूमने वाले पॉइंटर के पीछे क्या है, एक एल्युमिनियम का फ्रेम यहाँ पर लगाया गया है, ठीक है। और इसके पीछे में क्या लगाया गया है, एक सिस्टम लगाया गया है ना। ये क्या करता है, एयर डैम्पिंग डिवाइस है। अब जैसे ही हमारा पॉइंटर घूमेगा ये भी क्या होता है, घूमता है, ठीक है। तो पॉइंटर को स्थिर करने में ये हमारा जो डैम्पिंग सिस्टम होता है ये बहुत ज्यादा मदद करता है, जिससे हमारा पॉइंटर क्या होता है, एक अंतिम पोजीशन पे क्या होता है, हमारा आसानी से स्थिर हो जाता है या स्थिर होने में टाइम नहीं लेता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डैम्पिंग क्या होता है, मीटर में जरूरी होता है ताकि उसको अस्थायित्व जल्दी से प्राप्त हो सके और हम लोग क्या करें, जल्दी से मीटर का रीडिंग कर सकें, ठीक है। तो मीटर में अच्छे से रीडिंग हो इसके लिए क्या होता है, डैम्पिंग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो हमारा स्प्रिंग लगता है वो कंट्रोल तो करता है, लेकिन क्या है कि मीटर को और अधिक स्थिर होने के लिए हम लोग डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा उपकरणों का अंशांकन, कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। यद्यपि सहिष्णुता के आंकड़े सामान्य निर्दिष्ट होते हैं परंतु शुद्ध नहीं होता यदि उपकरण काफी समय से उपयोग में है, ठीक है। इसका मुख्य कारण यंत्र का पुराना होना हो सकता है, इसलिए माप के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में पूर्ण विश्वास रखने के लिए उपकरण को नियमित रूप से कैलिब्रेट करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण का उपयोग करते करते क्या होता है, कभी कभी वैल्यू को ऊपर नीचे दिखाने लगता है। तो इसीलिए क्या होता है, समय समय पर उपकरण को हमको क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है, यानी उसको टेस्टिंग किया जाता है। यदि किसी उपकरण को बिना कैलिब्रेट छोड़ दिया जाता है तो कुछ समय पहले ली गई समान रीडिंग निर्माता के विनिर्देश में किसी भी गलती के कारण भिन्न नहीं होगी, बल्कि इसीलिए कि इसे अंशांकन को अनुशंसित अवधि के भीतर जांच नहीं किए जाने के कारण होगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि सीधा बोल रहा है कि मान लीजिए आपने उसका कैलिब्रेशन नहीं किया या उसको कभी नहीं उसको कैलिब्रेट नहीं किया या उसको कभी टेस्ट नहीं किया, तो क्या होगा, अब आपने मान लीजिए रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग में क्या आ रहा है, गलती आ रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, निर्माता कंपनी नहीं होगी, उसकी जिम्मेदार होगा जो भी उसको चला रहा है। या उसके मीटर को हमने कैलिब्रेट नहीं किया है तो कैलिब्रेशन क्या होगा, उसका जिम्मेदारी होगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है मीटर के पीछे में पूरा डिटेल्स लिखा होता है कि इसको कितना कितना दिन पर हमको कैलिब्रेट करना है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है वो चलते चलते क्या होता है, चलते चलते पॉइंटर वगैरह उसको मान लीजिए ढीला हो रहा है ना, उसकी वजह से क्या हो रहा है, वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो रही है। तो समय समय पर क्या किया जाना चाहिए, उसको कैलिब्रेट किया जाना चाहिए। आगे है कैलिब्रेशन निर्दिष्ट अंतराल पर एक नियमित प्रक्रिया है और इसे संरक्षित और विश्वसनीय मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए, ठीक है। तो कैलिब्रेशन जो होता है वो एक नियमित प्रक्रिया है, एक फिक्स अंतराल पर करी जानी चाहिए, 6 महीने 1 साल इस तरह से हम लोग करते हैं कैलिब्रेशन। इसे संरक्षित और विश्वसनीय मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए। जो भी हमारा मानक होना चाहिए इसको कैलिब्रेट करने के लिए वो क्या हो, संरक्षित हो और विश्वसनीय हो। अंशांकन के लिए कई अंतराल कई कारकों जैसे उपकरण के प्रकार, उपयोग की जगह, सटीकता आदि पर निर्भर होते हैं। अब कैलिब्रेशन क्या होता है, उपकरण के प्रकार पर निर्भर करता है या जगह की सटीकता को भी क्या करता है, हमारा उस पर निर्भर करता है। इसलिए अधिकांश उपकरण निर्माता अंशांकन अंतराल निर्दिष्ट करते हैं और प्रक्रिया का सुझाव देते हैं।
है ना। इसलिए क्या है कि जो भी हमारी निर्माता कंपनी है, जो भी हमारा उपकरण को बनाती है, वो इसके अंशांकन के लिए जो भी सुझाव होता है उसको क्या करती है, देती है। समझ गए। तो अंशांकन करना क्या होता है, जरूरी होता है किसी भी मीटर का, या कैलिब्रेट करना किसी भी मीटर को क्या होता है, जरूरी होता है। क्योंकि कैलिब्रेट नहीं करेंगे तो एक समय पर आता है कि वो वैल्यू को अच्छे से नहीं दिखाता है। आगे है वोल्ट मीटर और एमीटर का अंशांकन, कैलिब्रेशन ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ठीक है। तो कैलिब्रेशन बोल रहा है कि वोल्ट मीटर और धारा मीटर के लिए अंशांकन की विभिन्न विधियों में से दो सरल विधियां प्रचलित हैं। पहला क्या है हमारा, पोटेंशियोमीटर विधि द्वारा, और दूसरा है हमारा तुलनात्मक विधि द्वारा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, दो मेथड दिया गया है किसका, वोल्ट मीटर या एमीटर का अंशांकन या कैलिब्रेशन के लिए। ठीक है। तो आगे है हमारा लाभ, है ना। आगे हम लोग क्या देखते हैं, लाभ देखते हैं किसका, पीएमएमसी का क्या क्या लाभ है, परमानेंट मैग्नेट जो मूविंग कॉइल हमारा है उसका क्या लाभ है। ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, पीएमएमसी का पूरा नाम है परमानेंट मैग्नेट मूविंग, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है। तो इसका नाम पूरा क्या होता है, पीएमएमसी बोलते हैं हम लोग, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप का क्या होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कम ऊर्जा की खपत करता है ये, है ना। दूसरा क्या है, एक समान मापक तथा 270 तक के आर को कवर करता है, 270 डिग्री के आर को कवर करता है। इसका क्या है कि इसका जो मापक है वो क्या है, समान रूप से मापता है, और इसका जो पॉइंटर होता है वो हमारा 270 तक के डिग्री को कवर करता है। यानी जो भी हमारा पॉइंटर होगा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का वैल्यू को क्या करता है, कवर करता है। एक सर्कल में 360 होता है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यू को क्या करता है, वो कवर करता है, यानी उसका रेंज अधिक होता है। आगे तीसरा हमारा उच्च टॉर्क और वजन अनुपात, है ना। इसका टॉर्क क्या होता है, अधिक होता है, यानी बल इसमें क्या अधिक लगता है। आगे है उपयुक्त प्रतिरोधों के साथ वोल्ट मीटर या एमीटर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या, अगर प्रतिरोध को हम जोड़कर वोल्ट मीटर को एमीटर, एमीटर को वोल्ट मीटर, इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे पांचवा हमारा डैम्पिंग या अवमंदन क्या है, दक्षता पूर्ण है। इसमें जो भी डैम्पिंग इक्विपमेंट यूज होते हैं वो क्या है, अधिक उसका एफिशिएंसी होता है, उसकी दक्षता क्या होती है, अधिक होती है। छठवां है हमारा स्थिर चुंबकीय चुंबक क्षेत्र से प्रभावित नहीं है ना, हिस्टेरेसिस के कारण कोई भी लॉसेस नहीं होता है ना। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता, और जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है उसका भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी इसका एडवांटेज क्या है, अच्छा है। लाभ इसके क्या है, अच्छे हैं पीएमएमसी मूविंग कॉइल के। आगे हमारा हानि क्या है ना, हानि के बारे में देखते हैं। पीएमएमसी का हानि क्या है, हानि है कि केवल डीसी उपयोग के लिए किया जाता है। जो हमारा परमानेंट मैग्नेट टाइप का होता है इसको हम लोग केवल डीसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे अत्यधिक संवेदनशील है, यानी इसकी संवेदनशीलता क्या है, अधिक है या अधिक है। बोला है कि मूविंग आयरन उपकरण की अपेक्षा क्या है, ये महंगा है ना। यानी जो भी हमारे मूविंग आयरन टाइप के जो उपकरण होते हैं उनसे क्या होता है, ये महंगा होता है। आगे है अस्थायी चुंबकीय, हाँ चौथा क्या है हमारा, अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व क्षीण हो जाने के कारण त्रुटियां दिखा सकता है। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट टाइप का है, तो इसमें क्या होगा कि चलते चलते क्या होता है, हमारा जो भी मैग्नेट गुण होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है, तो इसके कारण कुछ कुछ त्रुटियां इसमें आ सकती हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने टॉपिक पढ़ा है ना, परमानेंट मैग्नेट का और डीआरसीएन वाल का। परमानेंट मैग्नेट के हमने क्या देखे, लाभ हानि देखा, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है उसके बारे में देखे हैं। ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, मूविंग आयरन उपकरण। ठीक है। तो मूविंग आयरन उपकरण को हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। बाकी एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, है ना, जो हमने पढ़ाया है उसको एक बार खुद से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।